अरे बेटी, आज भी आंख लेट खुली इसीलिए आज कुछ भी वक्त से नहीं हुआ। मम्मी, मैं देख रही हूँ आजकल आप समय से कुछ काम नहीं कर रही हैं। क्या हुआ? मन नहीं लग रहा है ऑफिस में? अरे तो कैसी बातें करती है। ऑफिस में मन नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? जहाँ से चार पैसे आ रहे हैं, जिससे यह घर चल रहा है, जिसके भरोसे हम दोनों पढ़ रहे हैं, वो भला। तभी रीता माँ को बीच में टोकते हुए कह उठी, मम्मी, अब मुझे निकलना है। वैसे भी लेट जाना मुझे कहीं पसंद नहीं। कायदा नियम तो मुझे बेहद पसंद है। आप तो जानती है ना, कॉलेज मेरा शहर में है, कितना लंबा रास्ता है। अरे रीता, कम से कम नाश्ता तो कर ले। पढ़ाई अपनी जगह है और खान पान अपनी जगह। सिर्फ चाय पीकर दिन कैसे काट लेगी? रुक, अभी गरम गरम नाश्ता निकाल रही हूँ। देख बन चुका है। बस बस आई, यह ले। गर्मा गर्म प्लेट भरकर घुघरी लेकर आते हुए सुनीता बेटी के समक्ष बैठ गई। लेकिन एक चम्मच घुघरी का निवाला लेकर रीता कहने लगी, मम्मी, एक काम कीजिए, आप टिफ़िन में पैक कर दीजिए। अच्छा छोड़िए, आपको भी अभी निकलना है तो मैं ही इसे टिफ़िन में पैक कर लेती हूँ। समय मिलते ही कॉलेज में खा लूँगी। और कैंटीन भी तो है। अरे बेटी, इससे अच्छा तो तुम कॉलेज के पास ही रहती। रुको, मैं तुम्हारा हॉस्टल में कुछ बंदोबस्त करती हूँ। हाँ मम्मी जान, यह आपने सही कहा। यूँ रोज रोज की भागा भागी अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। और थोड़ी देर में बाय कहते हुए वह घर से निकल गई। इसके एक हफ्ते के बाद रीता का एडमिशन हॉस्टल में हो गया। अब छुट्टियों में वह अपनी माँ के पास आकर रह लेती, लेकिन उसे माँ की चिंता खाई जाती। रीता के पिता नहीं थे। 10 साल पहले ही उनका एक रोड एक्सीडेंट की वजह से निधन हो चुका था। घर में अकेलापन तो लगता ही है। वैसे सुनीता भी कामकाजी महिला थी। ऑफिस और घर के कामों से इतनी फुर्सत मिलती ही कहाँ थी कि वह अपने एकाकीपन को कोसती। इधर रीता भी अपनी पढ़ाई में मशगूल थी। रीता की बेस्ट फ्रेंड थी महिमा। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी कि उन दोनों के अलावा शेखर और पूरा कॉलेज भी उनकी दोस्ती को जानने लगा था। दोनों सहेलियां कम बहन ज़्यादा लगती थीं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता था। दोनों आपस में हर सुख दुख बांटती। महिमा एक अमीर घराने की बेटी थी। उसके पिताजी चाहते थे कि उनकी बेटी दिल्ली के किसी कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले और उसकी सोसाइटी मॉडर्न हो जाए, क्योंकि आजकल के लड़के भी एक पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की को शादी के लिए प्रेफर करते थे। इसीलिए उसने दिल्ली के इसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और सरल सब्जेक्ट होने के कारण साइकोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती थी। शेखर के पिताजी उसे आईएएस बनाना चाहते थे और शेखर भी इसके लिए इच्छुक था। इसीलिए वह भी साइकोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिए हुआ था। रीता के पिताजी बहुत पहले अपना गांव छोड़कर शहर में आ गए थे। यही उन्होंने एक छोटा सा मकान बना लिया था। गांव की जमीन और मकान उन्होंने बेच दिया था। रीता की माँ चाहती थी कि वह बड़ी अधिकारी बने, ताकि एक ऊंची पोस्ट पर जाकर अपनी विकलांगता के दर्द को भुला सकें। इसीलिए उन्होंने उसे दिल्ली में एमए करने के लिए भेजा था। रीता को शुरू से ही साइकोलॉजी में गहरी रुचि थी और बीए में भी उसका यह फेवरेट सब्जेक्ट था। इसीलिए उसने इसी सब्जेक्ट से एमए करने का विचार किया। रीता को शुरू से ही कुछ सीखने की इच्छा थी। वह साइकोलॉजी में शोध कार्य करना चाहती थी और भविष्य में किसी कॉलेज में लेक्चरर बनने की ख्वाहिश पाले हुए थी। रीता एक साधारण परिवार की थी और स्वभाव से भी बहुत ही सरल। इसीलिए उसकी वेशभूषा और पोशाकें भी साधारण थी, पर वह सुंदर व स्मार्ट थी। उसे मेकअप पसंद नहीं था, किंतु दूसरी ओर महिमा सुंदर और छरहरे बदन की गोरी लड़की थी और अपने शरीर की सुंदरता पर उसका सबसे ज़्यादा ध्यान था। वह मेकअप करती और प्रतिदिन नई नई ड्रेस पहनती। एक दिन रीता लंच के समय कॉलेज की लाइब्रेरी में कुछ किताबों से कुछ नोट्स तैयार कर रही थी। तभी महिमा उसके पास आई और बोली, अरे पढ़ाकू, यह लंच का समय है और तुम किताबों से माथा पच्ची कर रही हो, जैसे रिसर्च कर रही हो। चलो
चलकर चाय पीते हैं। तुम जाओ महिमा, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी, रीता ने कहा तो महिमा चली गई। तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर पीछे की ओर देखा तो शेखर था। बस में मिलने के बाद शेखर आज पहली बार उसके पास आकर खड़ा हुआ था। क्लास में कभी कभी उसकी ओर देख लिया करता था, किंतु बात नहीं करता था। रीता, सभी लोग कैंटीन में चाय पी रहे हैं और तुम यहाँ बैठकर नोट्स बना रही हो। अभी तो परीक्षा होने में काफ़ी देर है, चलो चाय पीते हैं। बाद में आऊँगी शेखर, थोड़े से नोट्स बनाने बाकी हैं, पूरा कर लेती हूँ। अब बंद भी करो, शेखर ने उसकी नोटबुक को समेटते हुए कहा। अच्छा चलो। रीता भी किताबों को नोटबुक के साथ हाथ में उठाते हुए खड़ी हुई। जब शेखर और रीता कैंटीन में पहुंचे तो वहां पहले से ही महिमा अपनी कुछ क्लासमेट्स के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। अगल बगल और भी कई लड़के लड़कियां थे। आ गई पढ़ाकू, रंजना ने उसको देखते हुए चुटकी ली। मैंने कहा, तो मेरे साथ नहीं आई, अब शेखर की एक बार कहने पर आ गई। हाँ भाई, उस दिन उठकर अपनी सीट जो तुम्हें ऑफर की थी, अब उसका कुछ ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। महिमा की बात सुनकर उसकी सहेलियां हंसने लगी। शेखर कुछ झेप सा गया। बात आई गई हो गई, किंतु इसके बाद रीता और शेखर अक्सर आपस में मिलते। रीता को साइकोलॉजी के कई टॉपिक्स पर बहुत अच्छी पकड़ थी। उसने साइकोलॉजी में कई जाने माने लेखकों की पुस्तकों का अध्ययन किया था। जब कभी क्लास में कोई लेक्चरर आता तो उस विषय के ऐसे गंभीर प्रश्नों को उठाती कि सभी उसकी ओर ताकने लगते। शेखर को उसके पढ़ने में काफ़ी मदद मिलती। समय के साथ साथ उनके बीच आपसी लगाव बढ़ रहा था। उनके बीच का गहराता संबंध कॉलेज में चर्चा का विषय था। कुछ साथी उस पर चुटकियां लेने से नहीं चुकते। इस चालाक लंगड़ी ने शेखर को अपने रूप जाल में फंसा लिया है। कोई कहता तो कोई उन दोनों की ओर इशारा करते हुए अपने मित्र के कान में कुछ फुसफुसाता, जिसका एक ही मतलब होता था कि उन दोनों के बीच कुछ पक रहा है। अब वह किस किस को जवाब देता, इसलिए चुप रहता। वैसे भी शेखर अपने करियर के प्रति सीरियस था। उसे आईएएस की तैयारी करनी थी, जिसमें साइकोलॉजी को मुख्य विषय बनाकर रखना था। इस विषय के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त कर लेना चाहता था। उधर रीता को इसी विषय के किसी टॉपिक पर रिसर्च करना था, इसीलिए दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट थे। किंतु लगातार एक दूसरे के साथ संपर्क में रहने के कारण उनके अंदर प्रेम का भी अंकुरण होने लगा था, जिसको दोनों महसूस तो करते, किंतु इसकी आपस में कभी चर्चा नहीं करते। ऐसे ही कब 2 वर्ष गुजर गए, उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों ने एमए फर्स्ट डिवीजन से पास कर लिया। फिर शेखर ने आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली में ही एक कोचिंग ज्वाइन कर ली और रीता एक प्रोफेसर के अंडर पीएचडी करने लगी। महिमा ने किसी तरह एमए किया और घर चली गई। उसके पिता ने उसकी शादी एक बिजनेसमैन से कर दी। उसके निमंत्रण पर रीता उसकी शादी में गई। उसने शेखर को भी निमंत्रण दिया था, लेकिन किसी कारणवश शेखर नहीं पहुंच पाया। महिमा ने रीता से वादा किया था कि भले ही वह उससे दूर है, लेकिन जब कभी वह याद करेगी वह जरूर उससे मिलेगी। बिछुड़ते वक्त दोनों सहेलियां खूब रोई। इधर शेखर और रीता के बीच दूरी बढ़ी तो लगाव भी कम होने लगा। उनके बीच कुछ महीनों तक तो फ़ोन पर संपर्क होता रहा, फिर धीरे धीरे वह समाप्त हो गया। यही दुनियादारी है। कभी शेखर जब तक उससे एक बार नहीं मिल लेता उसे चैन नहीं मिलता था। अब उसे उसकी याद भी नहीं रही। रीता ने भी उससे बात करनी बंद कर दी। जीवन किसी का भी हर वक्त एक जैसा कहाँ रहता है, यह कोई जानता भी तो नहीं है कि कब किसके साथ क्या घट जाए। रीता अभी दिल्ली में ही थी कि एक दिन सुबह सुबह ही उसे खबर मिली कि उसकी माँ को हार्ट अटैक आया है और वह हॉस्पिटल में भर्ती है। सुनते ही वह जाने के लिए भागी, किंतु वहाँ पहुँचने पर मालूम हुआ कि उसकी माँ अब दुनिया में नहीं रही। रीता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह फफक फफक कर रोने लगी। अब उसका एकमात्र सहारा माँ थी, जो उसे छोड़ गई थी। हॉस्पिटल में माँ की शव को पकड़कर रो रही थी। उसको सांत्वना देने वाला कोई नहीं था। उसकी माँ के ऑफिस वाले आए हुए थे। उन लोगों ने कहा, बेटी अब अपने को संभाल, यह समय रोने का नहीं है, उठो,
अब माँ का दाह संस्कार करने की सोचो। अब आग भी तुम्हें ही देनी है। इस दुख भरी घड़ी में अपनों की कितनी याद आती है। उसने शेखर को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन तो बंद था। शायद उसने नंबर बदल लिया था। अंतिम बार जब उससे भेंट हुई थी तो कहा था अब दूसरा सिम लेगा। हार थक कर उसने महिमा को याद किया। महिमा से उसकी शादी में अंतिम बार भेंट हुई थी। वैसे भी उससे कभी कभी बातें होती रहती थी। उसके हस्बैंड की वहीं पर एक बड़ी शोरूम थी। वह खुले विचार वाला युवक था, इसीलिए महिमा को कहीं आने जाने में रोक नहीं थी। महिमा खबर सुनते ही रीता से मिलने के लिए अपनी गाड़ी से चल पड़ी। रीता के जिम में अभी काफ़ी काम थे। हॉस्पिटल का बिल चुकाना, माँ का दाह संस्कार क्रिया करना और अकेले पड़े घर को संभालना। एक युवती जिसको दुनियादारी का भी कोई ज्ञान ना हो और जिसकी जिंदगी माँ पिता की छत्र छाया में बीती हो, व जिसको घर संभालने का कोई व्यवहारिक ज्ञान ना हो, अचानक इस तरह की विपत्ति पड़ने पर क्या स्थिति हो सकती है, यह तो वही समझ सकती है जिसके सिर पर यह अचानक बोझ आ पड़ा हो। इस स्थिति में पड़ोसी भी बहुत काम नहीं आते, सिवा सांत्वना के कुछ शब्द बोल देने के। और जिसका कोई अपना ना हो, उसके लिए तो यह क्षण बड़े ही धैर्य रखने और आत्मबल बनाए रखने का होता है। और वह भी तब जब कोई अपना बहुत ही करीबी उसे छोड़कर चला गया हो। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उसके पास पैसे नहीं थे और माँ के बैंक अकाउंट का उसके पास कोई लेखा जोखा ना था। पिछले महीने माँ ने उसके खाते में जो पैसा ट्रांसफ़र किया था वह अब तक खर्च हो चुका था। महिमा से कुछ मांगना तो नहीं चाहती थी, किंतु उसके पास इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं बचा था। इसीलिए उसने उससे कुछ मदद करने के लिए कहा। महिमा ने चलते वक्त चेक बुक और अपना डेबिट कार्ड भी पास में रख लिया। महिमा ने गांव के अपने चाचा जी को बुला लिया, जिन्होंने रीता की माँ के दाह संस्कार करवाने में बहुत मदद की। महिमा ने हॉस्पिटल के सारे बिल भर दिए और माँ के दाह संस्कार व पारंपरिक विधि में होने वाले दूसरे आवश्यक खर्च को वहन किया। अन्य पारंपरिक क्रियाएं भी बहुत सादे ढंग से संपन्न की। जब तक रीता सारी क्रियाओं से निपटी नहीं, तब तक महिमा उसके साथ रही। परिस्थितियां चाहे जितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, मनुष्य को उससे तो बाहर निकलना ही पड़ता है। और रीता भी इससे निकल तो गई, किंतु वह जिस खालीपन का एहसास कर रही थी उसे भरना बहुत ही मुश्किल था। कुछ समय बाद महिमा लौट गई और रीता अपने मकान को एक विश्वस्त आदमी को किराए पर देकर अपना रिसर्च वाला काम पूरा करने के लिए दिल्ली लौट आई। उसे पता चला कि उसकी माँ ने अपने नाम से एक इंश्योरेंस भी करवाया था, जिसका अच्छा खासा पैसा नॉमिनी होने के कारण उसे मिल गया। माँ के बैंक अकाउंट में भी काफ़ी पैसे थे, इसीलिए उसको अपने रिसर्च के काम में कोई दिक्कत नहीं आई। उसने महिमा का सारा पैसा लौटा दिया। समय बीतता गया और उसके साथ साथ रीता भी पहले से ज़्यादा समझदार और परिपक्व होती गई। उसे एक कॉलेज में लेक्चरार की नौकरी मिल गई। इस दुनिया में कहाँ किसी को किसी से मतलब होता है। वह अकेली थी। शेखर, जो कभी उसके दिल के करीब आ चुका था, उससे भी उसका संपर्क टूट गया था। महिमा अपने घर चली गई थी, जिससे कभी कभी फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी। लड़कियों की शादी में तो वैसे ही काफ़ी दिक्कतें होती हैं, और उसका तो एक पैर भी खराब था और उसकी शादी के बारे में सोचने वाला भी कोई नहीं था। जो लोग उसके संपर्क में आते थे वे उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर आते थे, ना कि उसका जीवन साथी बनने के लिए। इसीलिए ऐसे लोगों से वह हमेशा ही अपने को दूर रखती थी। अब तो उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, घर से कॉलेज जाना, वहाँ मनोयोग से छात्राओं को पढ़ाना और शाम को घर लौटकर मनोविज्ञान की बुक्स पर गहरा अध्ययन करना। इधर वह मनोविज्ञान पर एक बुक भी लिख रही थी, जिससे उसका खालीपन कट जाता था। कॉलेज के प्रिंसिपल उसको बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि उनकी निगाहों में उसे इतनी कम उम्र में काफ़ी अच्छी जानकारी थी। इसीलिए वे उसकी हर संभव मदद भी करते थे। कॉलेज के छात्र भी उसकी कक्षाओं को कभी नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उससे अच्छा लेक्चर देने वाला कॉलेज में कोई अन्य लेक्चरार नहीं था। एक दिन सुबह उसने अखबार में देखा कि शेखर नाम का कोई आईएएस अधिकारी
उसके शहर में जिला अधिकारी बनकर आया हुआ है। शेखर नाम ने ही उसके दिल में हलचल पैदा कर दी। वह सोचने लगी, यह वही शेखर तो नहीं जो कभी उसके दिल के बहुत करीब हुआ करता था और घंटों मनोविज्ञान के किसी टॉपिक पर उससे चर्चा करता था। क्या शेखर आईएएस बन गया? यह प्रश्न उसके जहन में कौंध रहा था और वह बहुत देर तक शेखर के साथ बिताए गए उन पलों को याद कर रही थी जो 5 वर्ष बाद भी अभी तक वैसे ही तरोताज़ा थे, जैसे यह बस कुछ पलों पहले की ही बात हो। यही पता लगाने के लिए एक दिन वह उसके ऑफिस पहुंची तो पता लगा कि साहब अभी मीटिंग में व्यस्त हैं। दूसरे दिन शेखर से मिलने के लिए उसके चैम्बर में जाना चाहा तो दरवाजे पर खड़ी चपरासी ने उसे रोक दिया और उससे स्लिप मांगी। उसने सोचा पता नहीं शेखर है या कोई और, इसीलिए उसने चैम्बर में उससे मिलने का विचार त्याग दिया। वह सोचने लगी, वैसे तो जिलाधिकारी आम आदमी के हितों के लिए जिला पे पदस्थापित होता है और उससे मिलने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन अफसरशाही ने आम आदमी से जिलाधिकारी को कितना दूर कर दिया है। वैसे जिलाधिकारी से उसके द्वारा समय समय पर लगाए जाने वाले जनता दरबार में भी आसानी से भेंट हो सकती थी, किंतु उसके बारे में जानने की तीव्र जिज्ञासा इतनी थी कि वह बहुत समय तक इसके लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। जिलाधिकारी द्वारा राजस्व से संबंधित मुकदमों की सुनवाई के लिए किए जाने वाले कोर्ट के दौरान उसने उसे देखने का मन बनाया। उसे किसी ने बताया था कि उस दिन जिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई करेंगे। जब वह उसके न्यायालय में पहुंची तो शेखर मुकदमे की कोई फाइल दिख रहा था। वह न्यायालय में खड़ी थी, किंतु शेखर ने उसे नहीं देखा और वह झट न्यायालय के कमरे से बाहर आ गई। फिर अपने घर पहुंची। अब उसने सोचा कि वह उसके आवास में जाकर ही मिलेगी। जब वह उसके आवास पहुंची तो फिर चपरासी ने स्लिप मांगी। उसे लगा वह तो लड़की है, लोग जाने उसके बारे में क्या क्या सोचने लगे, इसीलिए उससे बिना मिले ही वापस घर लौट आई। शेखर को जिला में पदस्थापित हुए 4 महीने से अधिक हो गए, किंतु उन दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। अब तक रीता की लिखी पुस्तक छापने के लिए तैयार थी और पुस्तक का विमोचन उसके कॉलेज के हॉल में होना तय हुआ था। प्रिंसिपल के आग्रह पर जिलाधिकारी शेखर ने भी विमोचन समारोह में आना स्वीकार कर लिया था और उसी के हाथों उसकी पुस्तक का विमोचन होना था। काम की बहुत ज़्यादा व्यस्तता के कारण शेखर का ध्यान इस ओर नहीं गया था कि इसकी लेखिका वही रीता है जो कभी दिल्ली में उसके साथ पढ़ रही थी। रीता यह सोचकर काफ़ी उत्सुक थी कि उसकी पुस्तक का विमोचन शेखर के हाथों होगा और उसी के द्वारा वह सम्मानित की जाएगी। वह सोच रही थी कि वह क्षण कैसा होगा जब वह पहली बार इतने दिनों के बाद शेखर के सामने जाएगी। आज वह दिन आ ही गया था। रात में उसे नींद ठीक से नहीं आई थी। बार बार उसे शेखर की बातें, उसके साथ घंटों मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर हुई चर्चाएं याद आ रही थी। उस समय शेखर उससे बार बार कहता था कि वह आईएएस बनकर समाज की सेवा करना चाहता है और अब उसकी मनोकामना पूरी हो गई थी। उसने जो सोचा था उसे वह मिल गया था। क्या शेखर की शादी हो गई? क्या अभी भी वह कुंवारा है? यह प्रश्न उसके मन में बार बार कौंध रहा था। वह सोच रही थी कि यदि शेखर की शादी हो गई तो उसकी पत्नी कैसी होगी। यदि शेखर ने उसे देखकर पुरानी बातों को कुरेदना शुरू किया तो उसकी पत्नी की प्रतिक्रिया क्या होगी? कहीं वह उसके संबंधों को लेकर आशंकित तो ना हो जाएगी। उसके मन में पहली बार इतना उत्साह था, दिल में हलचल थी। वही अंदर से शेखर से मिलने का एक मधुर एहसास भी था। उसने अपनी सबसे अच्छी साड़ी निकाली और पहली बार अपना इतनी देर तक श्रृंगार किया। आज सच में वह काफ़ी सुंदर लग रही थी। पुस्तक समारोह के लिए कॉलेज के हॉल को काफ़ी सजाया गया था। जब वह कॉलेज के हॉल में पहुंची तो अधिकतर मेहमान आ चुके थे। तभी जिलाधिकारी शेखर के आने का माइक पर अनाउंसमेंट हुआ। शेखर के स्टेज पर पहुंचते ही सभी उपस्थित मेहमान उसके सामने खड़े हो गए। प्रिंसिपल ने शेखर का स्टेज पर स्वागत किया और उन्हें अपनी बगल में विशेष अतिथि के रूप में बैठाया। ठीक उसके बगल में रीता भी बैठी हुई थी। रीता ने शेखर को देखकर हाथ जोड़े तो वह अप्रत्याशित रूप से उसको स्टेज पर देखकर विस्मित होते हुए बोला, अरे तुम रीता, यहाँ पर?
क्या आप एक दूसरे को पहचानते हैं? प्रिंसिपल ने पूछा। हम दोनों ने एक ही साथ दिल्ली में एक ही कॉलेज से एमए किया है, लेकिन रीता ने यह कभी नहीं बताया। प्रिंसिपल ने अब रीता की ओर मुखातिब होते हुए कहा, क्यों रीता, इतना बड़ा राज तुम छिपाई हुई हो? मुझे तो कम से कम बताया होता। रीता प्रिंसिपल को क्या बताती कि उसने कई बार शेखर से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ संकोच, कुछ झिझक और परिस्थितियों ने उससे उसे नहीं मिलने दिया, और वह चाह कर भी वह शेखर से अपने संबंधों को अपने सहकर्मियों के साथ साझा नहीं कर पाई। शेखर, तुमसे मिलने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मिल ही नहीं पाई, वह सकुचाते हुए धीरे से बोली। अब यह बहानेबाजी नहीं चलेगी रीता। फंक्शन के बाद मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा। माँ कैसी है? सुनते ही रीता की आंखें नम होने लगी और वह इसका कोई जवाब नहीं दे पाई तो प्रिंसिपल ने मामले की नाजुकता को समझते हुए बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, इत्मीनान से इस संबंध की बातें होंगी। अभी हम लोग पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम शुरू करते हैं। पुस्तक का विमोचन करते हुए शेखर ने रीता की सादगी, नम्रता और उसके कोमल भाव की विस्तृत चर्चा करते हुए अपने कॉलेज के दिनों की यादों को सबके साथ साझा करते हुए कहा कि रीता कॉलेज में एक ऐसी लड़की थी जिससे हमारे प्रोफेसर भी बहुत प्रभावित थे। रीता को साइकोलॉजी पर जितनी पकड़ है उतनी बहुत कम लोगों को होती है। हमें गर्व है कि इस शहर में हमारे बीच रीता है। शेखर की बातों से पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ाने लगा। तब रीता ने महसूस किया कि शेखर, जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह उसे भूल गया है, उसके दिल में उसके प्रति अभी भी उतना ही लगाव और प्रेम है जितना कॉलेज के दिनों में हुआ करता था। फंक्शन के बाद शेखर ने उससे उसका फ़ोन नंबर लिया और उसके घर की लोकेशन नोट करते हुए कहा कि इस संडे को वह उसके साथ ही लंच करेगा। अपना विजिटिंग कार्ड उसे थमाते हुए उसने संडे को इंतज़ार करने के लिए कहा। फंक्शन के बाद उसके सभी सहकर्मी उसको आंखें फाड़ कर देख रहे थे। शेखर ने सभी लोगों के बीच जिस प्रकार रीता की प्रशंसा की थी और सम्मान दिया था, उसका किसी को भी अनुमान नहीं था। रीता ने घर आकर पूरे घर को साफ किया, ड्राइंग रूम में सोफे को करीने से लगाया और घर के बाहर पड़े हुए गमलों को ठीक से लगाया और उनमें पानी दिया। माँ के गुजर जाने के बाद रीता अंदर से काफ़ी टूट गई थी। घर में कोई नहीं था और उसका जीवन अकेलेपन के दौर से गुजर रहा था, इसलिए पूरा ही घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। किंतु शेखर ने जब से कहा था कि संडे को उसके घर आकर उसके साथ लंच करेगा, उसके शरीर में एक नया ही उत्साह पैदा हो गया था। मन मयूर नाचने लगा था और जीवन के प्रति एक नया नज़रिया पैदा हो गया था। संडे को सुबह से ही रीता शेखर के लिए लंच की तैयारी में लगी हुई थी। इस बीच फ़ोन पर उसने महिमा को भी बुला लिया था। वह पुस्तक विमोचन समारोह में कुछ जरूरी कामों में व्यस्त रहने के कारण नहीं आ पाई थी। महिमा भी शेखर से मिलने के लिए उत्साही थी। एक लंबे समय के बाद तीनों एक साथ एक टेबल पर मिलने वाले थे। शेखर ने उसे फ़ोन पर सूचना दी थी कि वह संडे को 2 बजे के बाद आएगा। उसे एक ज़रूरी मीटिंग में शामिल होना है। सीएम साहब का दौरा रद्द हो गया तो मैं जल्दी आ गया। आते ही वह बोला। उसका घर एक संकरी गली में था। उसकी गाड़ी सड़क पर खड़ी थी। उसे अचानक आया देख रीता और महिमा दोनों उठ खड़ी हुई। महिमा को देखकर उसने सोफे पर बैठते हुए कहा, अरे तुम कब आई? तुम्हारी बारे में रीता ने बताया तो मिलने आ गई। महिमा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं इस शहर में पिछले 4 महीने से हूँ, लेकिन रीता को मेरी कभी याद नहीं आई। ऐसी बात नहीं है शेखर, तुमसे मिलने का मैंने कई बार सोचा, लेकिन मिलने की हिम्मत ही नहीं हुई। रीता ने कहा, क्यों? मैं तुम्हारे लिए गैर कब से हो गया? यह क्यों नहीं कहती कि तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहती थी? अब रीता उससे क्या कहती, और कहती भी तो क्या, उसकी सफाई से शेखर की उल्हाना दूर हो जाता। अच्छा अब बता, माँ जी कहाँ है? शेखर, अब रीता की माँ इस दुनिया में नहीं है, महिमा ने बताया। कुछ देर तक शेखर चुप रहा, फिर बोला, सॉरी रीता, मैंने तुम्हारे दिल के दर्द को कुरेदा। अब घर में कौन रहता है? इसके साथ अब कोई रहने वाला नहीं है शेखर। यह नितांत अकेलापन का जीवन जीती है, अपनी दुनिया में खोई हुई,
जिस तरह कॉलेज में किताबों में खोई रहती थी ना, अब भी किताबें ही इसकी साथी हैं, महिमा बोली। शेखर थोड़ी देर तक घर में इधर उधर देखते रहा। उसकी माँ और पिताजी का फोटो सामने की दीवार पर टंगा हुआ था। उसने सोचा उसका ध्यान अब तक उन फोटो पर क्यों नहीं गया जो वह रीता को बार बार माँ की याद दिलाता रहा। उसने हाथ जोड़कर उसके माता पिता के फोटो के सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया और रीता से बोला, जिंदगी इसी का नाम है। यह कोई नहीं जानता कि किसकी जिंदगी उसको किस तरह जीने के लिए मजबूर करेगी। तुमसे बिछुड़ने के बाद मैं एक बॉयज़ हॉस्टल में शिफ्ट कर गया, जहाँ सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले लड़के रहते थे। घर में पढ़ने का माहौल नहीं था। वहाँ एक दिन किसी ने मेरा स्मार्टफोन चुरा लिया। उस फ़ोन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। उसी में तुम्हारा फ़ोन नंबर भी था। मैंने तुम्हें खोजने का प्रयास किया, किंतु तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। फिर मेरी कोचिंग की क्लासेस चलने लगी और परीक्षा की तैयारी में इतनी बुरी तरह उलझा कि फिर तुम्हारी ओर ध्यान ही नहीं गया। और इसी बीच मेरे बाबूजी का तबादला कंपनी वालों ने दूसरे शहर में कर दिया, जहां वे माँ के साथ शिफ्ट कर गए। मैं इकलौती संतान था। घर में कोई रहने वाला नहीं था, इसीलिए पिताजी ने 3 कमरों में से इस अपार्टमेंट में एक कमरा निजी उपयोग के लिए रख कर 2 कमरे किराए पर दे दिए। लेकिन रीता, तुम चाहती तो मेरे घर जाकर मेरे किराएदार से मेरा फ़ोन नंबर मांग सकती थी, क्योंकि कभी कभी मैं वहाँ जाया करता था और किराएदार को मेरा फ़ोन नंबर मालूम था। तुम तो मेरे घर आई थी। मेरे माता पिता तुम्हें बहुत ही लाइक करते थे। माँ तो हमेशा ही तुम्हारे सरल स्वभाव की प्रशंसा करती थी और पिताजी अक्सर कहा करते थे कि किसी भी व्यक्ति का गुण प्रधान होता है, ना कि उसका शरीर। मेरे माँ बाबूजी इसी हफ्ते यहाँ घूमने आने वाले हैं। मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। हाँ शिखर, मुझे भी उनसे मिलने की बहुत इच्छा है। उनसे मिले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। उनके जाने के बाद तुम मुझे फ़ोन करना, मैं उनसे मिलने ज़रूर आऊँगी। लेकिन तुम अपनी पत्नी को लेकर क्यों नहीं आए? शिखर ने हंसते हुए कहा, अभी तुम्हारी जैसी कोई मिली नहीं। क्यों मजाक करते हो शिखर? मेरी जैसी कोई मिले भी नहीं। हैंडीकैप होना एक अभिशाप से कम नहीं है। ऐसा ना कहो रीता। आज भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में तुम्हारा मुकाबला करने वाला इस शहर में कोई नहीं है। यह तो रीता नहीं जानती थी कि शेखर के साथ उसका क्या रिश्ता है, किंतु अंदर ही अंदर यह जानकर कि वह अब तक कुंवारा है, उसके मन के तार झंकृत हो उठे। इसी बीच शेखर के माँ बाबूजी के आने का वह बेसब्री से इंतज़ार करती रही। और फिर कुछ ही दिनों बाद शेखर ने उसे फ़ोन पर बताया कि उसके माँ बाबूजी आए हुए हैं और उससे मिलना चाहते हैं। आज रात का डिनर उनके साथ करोगी तो उसे खुशी होगी। रीता तो इसी अवसर का इंतज़ार कर रही थी, इसीलिए उसने उसके निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसे अंदर आने से कोई नहीं रोके, इसलिए शेखर ने उसको लाने के लिए अपनी प्राइवेट कार भेज दी थी। रीता को लेने शेखर अपने आवास के गेट तक स्वयं आया। जब वह उसके साथ ड्राइंग रूम में पहुंची तो उसके माँ बाबूजी उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसने उनके पैर छुए। उन्होंने उसे अपनी बगल में बैठा लिया। शेखर तुम्हारी हमेशा चर्चा करता है। सुना माँ भी नहीं रही, घर में अकेली हो। बेटी, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी तकलीफ को। लड़की, वह भी अकेली। शेखर की माँ बोली, बेटी अब आगे क्या करना है? शेखर के बाबूजी ने पूछा। क्या करूँगी बाबूजी, दिन में कॉलेज में पढ़ाती हूँ, रात में अध्ययन। उसने नम्रता से कहा। अभी क्या लिख रही हो? अभी तो कुछ नहीं, इस पुस्तक का रिस्पॉन्स देख लेती हूँ कैसा है, फिर आगे का प्लान बनाऊंगी। और बताओ तुम्हारी उस पुस्तक के बारे में। बाबूजी, आप भी क्या ना, आते ही पुस्तक की चर्चा में लग गए। घर और बाहर रात दिन यही तो यह करती है। आज तो हम एंजॉय करें। वैसे रीता, मैं तुमसे पूछना भूल गया था, सारे आइटम वेज ही रखे हैं। माँ बाबूजी वेजिटेरियन हैं, मैं भी वेजिटेरियन ही हूँ। खाना खाने के बाद जब रीता जाने को हुई तो माँ ने उसे रोका। बेटी, तुम्हारी शादी की कहीं बात चल रही है क्या? रीता कुछ नहीं बोल पाई। जवाब देती भी क्या? उसकी शादी के लिए कौन बात करने वाला था? समझ गई बेटी,
अब तो तुम्हारे घर में तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं जिससे तुम्हारी शादी के बारे में बात की जाए। शेखर तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता है। आईएएस में उसके सिलेक्शन के बाद कई अमीर घराने के लोग अपनी बेटियों की शादी के लिए आए। वे सभी अपनी दौलत के बल पर शेखर को खरीदना चाहते थे। शेखर का इस संबंध में स्पष्ट मत था कि शादी मन का मिलन होता है, सिर्फ शरीर का नहीं। और जो लड़की अपने बाप की हैसियत के बल पर इस घर में आएगी, वह कभी भी अपना दिल उसे न दे पाएगी और ना ही हम सबकी इज्जत करेगी। उसे तो सिर्फ अपने पति और उसकी कमाई से मतलब रहेगा। माता पिता को तो वह बोझ समझेगी। बेटी, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो और शेखर से तुम्हारा मन मिलता हो तो इस घर में तुम्हारी जैसी बहू पाकर हम प्रसन्न होंगे। शेखर के पिताजी की भी यही इच्छा है। शेखर भी यही चाहता है। अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। तुम इत्मीनान से फैसला लेकर बताना। कोई जल्दी नहीं है। हम तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करेंगे। लेकिन माँ जी, कहाँ शेखर की पोस्ट और कहाँ मैं एक साधारण से। अब लज्जित ना करो रीता, शेखर बोला। मेरे और तुम्हारे संबंधों के बीच हमारी पोस्ट और हैसियत बीच में कहाँ से आ गई? इसी से बचने के लिए तो मैंने अब तक किसी शादी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। रीता ने लज्जा से सिर झुका लिया। उसने शेखर के माँ बाबूजी के पैर छूते हुए कहा, आप लोगों का आदेश मेरे लिए आज्ञा से कम नहीं। फिर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। शेखर उसे छोड़ने उसके घर तक गया। जब वह लौटने लगा तो उसने रीता को अपने गले से लगा लिया और बोला, रीता, पति पत्नी का रिश्ता बराबर का होता है। आज भी मैं वही शेखर हूँ जो कॉलेज के दिनों में हुआ करता था और आगे भी ऐसा ही रहूँगा। शेखर के गले लगी रीता को ऐसा लग रहा था मानो सारी जहाँ की खुशियाँ उसे मिल गई हैं। वो बहुत खुश हो गई। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। हम सब का दिन खुशियों से भरा रहे, इसी आशा के साथ मिलते हैं कल एक नई कहानी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।